नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। सवेरे संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में डॉक्टर अजय श्रीवास्तव मौजूद है, जो कि एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे संवाद कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल, जिस तरह से कोरोना वायरस अपने देश में आया कि उसने पूरे विश्व को परेशान कर रखा है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था, कैसे देखते हैं आप इस महामारी को? और इससे अगर निजात पानी तो क्या किया जाए? अभी तो इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। डॉक्टर अजय श्रीवास्तव क्या कहते हैं? देखिए, वैश्विक महामारी ये है और जब इसकी शुरुआत चाइना से हुई थी तो उस वक्त शुरू में ही ये समझ में जल्दी ही आ गया था कि इसमें जो है महामारी वाले पोटेंशियल हैं। पहले भी बहुत सारे वायरस आए, पर इस वायरस की कुछ खासियत थी जिसकी वजह से इसमें महामारी वाले सारी चीज़ें उपलब्ध थीं कि ये होना चाहिए। और धीरे धीरे जब ये हमारे देश में आया तो हमारे देश में जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से थोड़ी बचत है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये बीमारी जो है एक विकराल रूप ले सकती है। जैसे बचत, हमारे देश की जो पॉजिटिव पॉइंट थी इसमें वो ये कि जिस दौरान ये महामारी का काल शुरू हो रहा था, हमारे यहाँ का जो तापमान है, जो वातावरण है, वो ये समझा जा रहा था कि इस वायरस के लिए मुफीद नहीं है और यहाँ पे वो अपनी वो मारक क्षमता नहीं दिखा पाएगा जितनी पूरे विश्व में इसने दिखा दी। लेकिन वहीं हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी अशिक्षित है और हमारे यहाँ आबादी का घनत्व पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा देशों में से एक आता है। और इतनी 130 करोड़ से ज़्यादा की जो हमारी आबादी है वो इस वायरस को फैलने में पूरी तरह से मददगार होती जाती है। और यहाँ तक कि जो मौसम और वातावरण की बात थी उसका हम लोगों ने बहुत ज़्यादा परिणाम नहीं देखा, पॉजिटिव परिणाम नहीं देखा, तो जिसकी वजह से ये बीमारी दिनों दिन विकराल रूप लेती जा रही है। और आज की तारीख में 17 लाख से ज़्यादा जबकि कोरोना के पेशेंट हमारे डायग्नोज हो चुके हैं और इसमें करीब 2% से 3% की मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर आ चुकी है। तो ये एक निश्चित रूप से भयानक परिस्थिति तो है ही। और रहा सवाल इसमें जो आपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है, तो इसके ऊपर मैं आपके माध्यम से जनता को सिर्फ चंद चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो ये जो इसके बचाव की सबसे बड़ी चीज़ देखी गई है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात जैसे ये वायरस है आपके सांस के द्वारा, आपके बोलने के द्वारा, खांसने छींकने के द्वारा वातावरण में फैलता है। तो आम तौर पे ये जब फैलता है तो एक निर्धारित दूरी तक ज़्यादा रहता है और उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। तो वैसे में अगर पर्याप्त दूरी बनाई रखी जाए तो एक व्यक्ति का जो वायरस है वो दूसरे व्यक्ति में जाने की संभावना कम होती जाएगी। तो ये हुआ नंबर 1। नंबर 2 बात कि हम लोग अपने हाथों की सफाई का जरूरत से ज़्यादा ध्यान रखें। आमतौर पर सभी लोग साफ रहते हैं, लेकिन ज़्यादा ध्यान रखने का मकसद ये है कि ये पाया गया कि जब भी ये वायरस का संक्रमण होता है तो आम तौर पर सांस की नेजल म्यूकोसा या ओरोफेरिंक्स इसके थ्रू होता है। और हमारी एक आदत होती है कि हम लोग अपने हाथों से अपना शरीर दिन भर में जाने 50 बार छूते हैं और उस छूने के दौरान अगर हाथों में अगर आपके संक्रमण है तो ये संक्रमण आपके सांस की नली में जा सकता है और उससे आपको हो जाता है। तो अपने हाथों की सफाई का अगर आप ध्यान रखें, किसी भी चीज़ को बेजरूरत न छुएं और कोई भी चीज़ अगर छू लिया आपने तो छूने के बाद अपने हाथ को साबुन से या अल्कोहल से, अल्कोहल रब सैनिटाइजर से 70% अल्कोहल से अगर आप अपना साफ करते हैं विधिवत 2 मिनट तक तो आप हाथों की सफाई करते हैं। तीसरी बात भी उतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये है मास्क से संबंधित। मास्क शुरू में ये पाया गया कि ये उतने सब लोग इसमें एक्चुअली ये क्या है ना कि वायरस दुनिया के लिए नया है। आप कोई भी एक थ्योरी बना करके इसको परमानेंट नहीं चल सकते हैं। हर दिन चूंकि विज्ञान है, नई चीजें आती हैं, पुरानी चीजें खत्म होती हैं। इसमें ये नहीं कि पहले वाली गलत थी, ये हम लोग शोध करते हैं और शोध के बाद जो नई चीज आती है जो सबसे वैज्ञानिक रूप से प्रूव होती है सिर्फ उसी को हम लोग ध्यान देते हैं। तो पहले तो मास्क सब पब्लिक के लिए नहीं था, सिर्फ बीमारों के लिए था कि जिनको सर्दी जुकाम खांसी बुखार या कोरोना से संबंधित कोई लक्षण है या जो किसी संपर्क में आए हैं वो मास्क लगाएं और आम जनता के लिए नहीं था। परंतु धीरे धीरे ये रिसर्च में साबित हो चुका कि ये जो है इसका बहुत बड़ा एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता है, यानी हवा के द्वारा फैलता है। आप ये विश्वास जानिए, आपका इतना बड़ा हॉल है
और ये एक स्टडी हो चुकी है, इसमें साबित हो चुका है कि 10 मीटर तक आपके जो वायरस हैं जोर से बोलने के दौरान 10 मीटर तक बढ़ सकते हैं। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह नहीं है तो ये ज्यादा देर तक रह सकते हैं, और हवा में ये 6 से 8 घंटे तक जिंदा रहते हैं। वायरस क्या, वायरस इतना माइक्रो पार्टिकल है, इतना माइक्रो पार्टिकल है ये कि आपको नंगी आंख से तो दिखाई नहीं देता। आप जो कपड़े वगैरह लगाते हैं उससे वो पार हो जाता है। इसको छानने के लिए कि वो नाक के अंदर न जाए, आपको मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा। अब मास्क आपने लगाया हुआ है, सामने वाले ने नहीं लगाया है, और सामने वाला संक्रमित है, तो वो फैलाएगा, उसमें संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर दोनों लोगों ने मास्क लगाया है तो निश्चित रूप से जानिए कि इसकी संभावना बहुत कम है और आप मतलब भर का सुरक्षित हैं। मास्क जब आप लगाते हैं तो यह ध्यान रखिए कि इसका मास्क का जो बाहर वाला हिस्सा है उसको आप संक्रमित मानिए। हवा से, किसी से बात करने से, छींकने से, ये तो इसको न छुएं। और इसी तरह से जो लोग मास्क को गले तक लगा करके घूमते हैं या बात करने के दौरान दिक्कत होती है या सांस लेने में उलझन होती है तो वो नीचे कर लेते हैं। तो वो जो नीचे करते हैं तो आपके इधर का जो एरिया पे लगा हुआ है ना, वो खुद ही आपके सांस में जा सकता है। नो, दैट इज मच मोर डेंजरस। एक बार को आप निकाल लें, न लगाएं वो तो चलेगा, लेकिन अगर आप लगा के गर्दन के नीचे या नाक छोड़ करके मुंह से बात कर रहे हैं, ऐसे कर, तो लोगों की ये प्रवृत्ति हम लोगों ने देखा है कि बहुत ही ज्यादा है। तो इसके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा और मास्क का प्रॉपर केयर करना पड़ेगा। मास्क गीला हो जाए, गंदा हो जाए, सांस लेने में दिक्कत हो, आपको मास्क बदलना पड़ेगा। अगर आप कपड़े का मास्क लगा रहे हैं, जो कि सब लोग N95 और सर्जिकल मास्क नहीं लगा सकते, ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, तो आपको जो मास्क लगाना है वो कपड़े का मास्क लगाइए, ठीक है। ट्रिपल लेयर, 3 लेयर में कपड़े को आप सील करके मास्क लगाते हैं, वो बढ़िया काम करता है। उसकी बढ़िया बात यह है कि रोज आप धुलिए उसको, रोज धुलिए, धूप दिखाइए और अगले दिन फिर से पहनिए। तो इस तरह से करके आप जो है मास्क का काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से शुरुआती दौर में यह समझना काफी रहेगा कि हम लोग ये 3 मुद्दे, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और तीसरा मास्क, अगर इन तीनों का प्रयोग ईमानदारी से करें तो मतलब भर के लिए हम लोग कोरोना से लड़ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात एक सामने ये भी आती है कि जिस तरह से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार एक गाइडलाइन जारी करती है, भारत सरकार भी गाइडलाइन जारी करती है, सैटरडे संडे को समय लॉकडाउन भी चल रहा है, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर देखा जाए तो समस्या कहीं ना कहीं आ ही रही है। अगर उसको विस्तार से अगर उस पर बात की जाए तो ऐसी समस्या जो आ रही है, इस पर क्या कहेंगे सर आप, क्योंकि आप एक जिम्मेदार डॉक्टर हैं, कई सारे पेशेंट से आप मिलते हैं, ऐसी जिम्मेदारी अगर लोग नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा सर? इसके लिए पहले तो हमें इसके कारण पे जाना पड़ेगा, मूलभूत कारण पे। WHO की गाइडलाइन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन निरंतर परिवर्तित होती है। क्यों परिवर्तित होती है? इसलिए कि जब नई चीज मालूम होती है, विज्ञान है, विज्ञान स्वभोजी होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि जो आज हमने कह दिया और कल को गलत साबित हो गए तो उसके बाद में अपनी बात पे हुए हैं। नहीं, विज्ञान ये कहता है कि जो सही है, जो सबूत है, जो एविडेंस है, उसके आधार पे आप अपनी गाइडलाइन दीजिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, गाइडलाइन चेंज हो रही है, जो नवीनतम बातें सामने आती है उससे गाइडलाइन आती है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन और स्टेट की गाइडलाइन और डिस्ट्रिक्ट की गाइडलाइन बहुत हद तक ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है जी। और साथ में उनको कई सारी चीजें ध्यान रखनी है कि जनता में जो है एक पैनिक न फैले और आपके पास संसाधन कैसे हो। बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन जो किया गया, देखिए दुर्भाग्य है, जिस जमाने में केस नहीं थे, न के बराबर केस थे, उस दौरान लॉकडाउन हुआ, उस दौरान पूरी की पूरी जनता में डर था और उस डर की वजह से काफी हद तक मामला संभला हुआ था। लेकिन लॉकडाउन की एक लिमिट है, आप पूरे देश की जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था से सामाजिक व्यवस्था, उसको एक समय तक बंधित रख सकते हैं। आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। इसी दौरान जमाती वाले केस भी हुए और इसी दौरान पूरे हिंदुस्तान से भाग भाग के आप्रवासी वर्कर इस भय के माहौल में अपने घर आना उचित समझे, क्योंकि उनको वहां पे पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही थी। तो ये सारी की सारी जो चीजें हुई, इन चीजों की वजह से जो अफरा तफरी मची, उस अफरा तफरी की वजह को समझना पड़ेगा। 1 मिनट में थोड़ी सी इस बात को और विराम दूंगा बता करके। अब जो कंडीशन है, अब केस ज्यादा है, लोगों का डर खत्म है। लॉकडाउन एक हद से ज्यादा हो नहीं सकता है। सैटरडे संडे का 2 लॉकडाउन
प्रैक्टिकली इसका फायदा नहीं है। फायदा क्या है? फायदा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट से है। जब आप 2 दिन का लॉकडाउन करते हैं तो उतनी देर तो वायरस का संक्रमण रुका हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उतनी देर तक सरकारी व्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साहब, इस लॉकडाउन के दौरान अगर ये लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो जो हालत आज है, ये हालत 2 महीने पहले हो चुकी होती। और उस दौरान हमारे पास तैयारी नहीं थी, हमारे पास मास्क नहीं थे, हमारे पास पीपीई नहीं था, हमारे पास हॉस्पिटल बेड नहीं थे, एक मेंटल मेकअप नहीं था, डॉक्टर उस हिसाब से तैयारी नहीं थी। तो एक बहुत खतरनाक माहौल बन सकता था। माहौल इतने दिनों में हम लोगों ने इतनी तैयारी कर ली कि हजारों बेड रातों रात किसी तरह से तैयार हुए। हमारे यहाँ के जितने कंपनियां थी उन लोगों ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया। जो N95 पहले 50 में मिल रहा था, वो N95 जब शुरुआत हुई है महामारी, हम लोगों ने 350-400 रुपए में खरीदा और धीरे धीरे घटते घटते अब ये 100 रुपये 150 रुपये में बढ़िया N95 आपको मिल रहा है। लाइक ग्लव्स, ऐसी शॉर्टेज हो गई थी कि ये ग्लव्स 20 रुपये पर पीस हम लोगों ने खरीदा। पीपीई किट हम लोगों ने हजार रुपये का लिया, जो कि आज 250-300 और ये वाला 5 रुपये 6 रुपये, ऐसे अफोर्डेबिलिटी आ रही है। बेड्स तैयार हो गए, आपके L1, L2, L3 हर लेवल के अलग अलग बेड्स तैयार हो गए। ठीक है, आबादी के अनुपात में वो भी कम है, तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं लगातार जारी हैं। होम क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि इन सारी चीजों में सफरर कौन हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये राजनीतिक विषय है, अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मुझे लगता है आपकी बात का जवाब ये हुआ। तो मतलब कुल मिला के अगर माना जाए तो जो 2-3 महीने का जो लॉकडाउन था, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से तैयारी की गई और आगे लड़ने की तैयारी की गई, और उसका फल ये मिला है कि इस समय सब कुछ अवेलेबल है। लगभग सारी चीजें जो है वो मार्केट में भी आ गई हैं। डॉक्टर्स ने भी अभी अपनी तैयारी कर ली है, क्योंकि अपने देश में पहला कोई ऐसा मामला था, मैंने तो अपनी लाइफ में आज तक इस तरह से नहीं देखा जिस तरह से अभी देखा मैंने लगातार इतने साल की पत्रकारिता में भी, कि जो दिखाई पड़ा मंजर वो वाकई में बहुत ही अजीब था और बहुत ही एकाएक आ गया था। चलिए डॉक्टर साहब, अच्छा मैं बात करूं तो आप IMA से जुड़े, कई सारे संगठन के साथ में भी जुड़े हैं। आप लोगों ने स्वयं क्या प्रयास किया आम जनमानस के लिए, और जो मरीज आते थे उनके लिए क्या प्रयास किया आपने? क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग आपको फ़ोन करते होंगे, बहुत सारे लोग अपनी अपनी समस्या होंगी, उनको कैसे ख़त्म किया? देखिए, सबसे पहले तो ये मानिए कि एसोसिएशन जो है वो डॉक्टरों से है जी। ठीक, डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, यानी कि एसोसिएशन में जो कर रहे हैं डॉक्टर कर रहे हैं। इस महामारी से लड़ने के लिए ये तो आप भी मानेंगे कि ये लड़ाई जिस तरह से फौज की लड़ाई बॉर्डर पे होती है, उसी तरह से इस बीमारी से लड़ने के लिए जितने भी सिपाही हैं वो आपके स्वास्थ्य कर्मी हैं और डॉक्टर हैं। आपको इनकी मान मर्यादा से लेकर के इनके इस सुरक्षा का भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। आम जनता की भी की जा रही है, लेकिन आप फौजी का मरना स्वीकार नहीं कर सकते। फौजी को आप बर्बाद नहीं होने दे सकते, क्योंकि हर फौजी आपके लिए एक धन है। उसी तरह से हर स्वास्थ्य कर्मी इस बीमारी की लड़ाई में वो आपके लिए एक ढाल है। आपको उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो सुरक्षित रहें और सुरक्षित महसूस करें, तभी वो अपना संपूर्ण योगदान दे पाएंगे। एक बात हुई, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, रायबरेली के डॉक्टर क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ही तो लड़ रहे हैं, सब कुछ डॉक्टर ही कर रहे हैं। दिशा निर्देश, दुर्भाग्य है कि दिशा निर्देश IAS तय करते हैं। यहाँ पे एक बात कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमारी जो स्टेट की टीम है, टीम 11 में काश कोई एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी होता, जो चाहे PGI का डायरेक्टर हो या KGMC का हो, जिससे कि ये प्रशासन के अलावा चिकित्सकीय संबंधित चीज़ों में आपको क्या जरूरतें हैं इसको भी जानने का एक प्लान होना चाहिए था। लेकिन मैं राजनीति के ऊपर नहीं जा रहा। डॉक्टरों ने ये किया, नंबर 1 हर लेवल पे मरीजों को सुशिक्षित किया। रायबरेली के डॉक्टरों ने और पूरे स्टेट में सबने इस कोरोना काल के दौरान, लॉकडाउन के दौरान फोन पे लगभग हमेशा 2-2 घंटे का बैच बना करके सारे डॉक्टरों ने अपना समय दिया और टेलीफोनिक कंसल्टेशन दिया। जिस मरीज को टेलीफोन के अलावा कोई ज़रूरत पड़ती थी उसके लिए इमरजेंसी की व्यवस्था जिस तरह से थी। आज की तारीख में आप किसी भी अस्पताल में चले जाएं, किसी भी क्लिनिक में चले जाएं, आपको एक जाके सुरक्षा का एहसास होगा। हर अस्पताल में ट्रायज काउंटर बना है, आप जाओ, आप निश्चिंत होकर के जाओ।
जाओगे तो सबसे पहले आपका सबका पड़ेगा एक बाहर काउंटर बना हुआ है, ट्राइएज काउंटर, जहां पर कि आपका पहला असेसमेंट होता है, जहां पर कि आपका देखा जाता है, आपकी इतिहास पूछा जाता है कि आप कहां से आए, कैसे किए, क्या किए, कहीं आप में संक्रमण तो नहीं है, और संक्रमण अगर नहीं है तो क्या संक्रमण होने की संभावना है, या आप सीरियस हैं, आपको पहले देखना है बाद में देखना है, एक व्यवस्था हो गई। उसके बाद सबको, जो भी वहां बैठ रहे हैं, सबको मास्क पहनाया जाता है, सबको हाथ सैनिटाइज कराया जाता है, सबको नियम बताए जाते हैं, भैया एक ही जगह बैठो, जब नंबर आएगा दिखाना और जाना। डॉक्टर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, अपने विवेक से उसका परफेक्ट इलाज करने की कोशिश करते हैं। उसको लेके आप मेडिकल स्टोर में जाते हो, वहां भी आपका डिस्टेंसिंग का व्यवस्था है, आप उसके हिसाब से दवा लेते हो। और हर मौके पे हर नर्सिंग होम, हर क्लिनिक, हर ओपीडी, डेंटल पैथोलॉजी, इतने सारे हम लोगों ने आईईसी मटेरियल, आईईसी का मतलब जानकारी, जनता की जानकारी का मटेरियल दिया हुआ है, कैसे क्या रखना है। तो हर लेवल पे हम लोग सुशिक्षित करते रहते हैं। तो हमें लगता है कोरोना के मरीजों की ये सेवा ज़्यादा है। इसके अलावा आईएमए रायबरेली ने लॉकडाउन के दौरान जो अप्रवासी मजदूर आ रहे थे, उसके लिए हम लोगों ने 10 दिन का कैंप लगाया था वहाँ पे सिविल लाइन चौराहे पे, और जिससे जो भी आ रहे जाए थे वो निःशुल्क उनको आराम से मामूली स्वास्थ्य परीक्षण और साथ में सूक्ष्म जलपान, जूस वगैरह की व्यवस्था हम लोगों ने करी थी। आईएमए रायबरेली द्वारा जिन लोगों के पास मास्क नहीं थे, कई बार मास्क वितरण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस दौरान कई लोगों ने इसमें कई फ्री की तो बात ही मत कीजिए, फ्री तो खैर वो जिसके पास पैसा नहीं है वो इलाज आएगा तो वो तो फ्री होगा ही, उसको हम लोग कोई अलग से अपना काम नहीं गिनते हैं। लेकिन हाँ, जो भी जैसे अप्रवासी मजदूर आ रहे हैं जो वाकई सर्वहारा वर्ग के हैं, उनको प्रायोरिटी पे सब लोगों ने अपनी तरफ से पूरी मदद करी, और इसके अनंत उदाहरण हैं। तो अपनी जिम्मेदारी का तो भरपूर एहसास कर रहे हैं, पर चिकित्सकों के मन में जो डर है, अब उस डर को समझिए। आम जनता के मन में वही डर होना चाहिए जो चिकित्सकों के मन में है। मैं आपको पहले डर बताऊंगा, फिर डर को दूर करने का तरीका, दोनों बताऊंगा। जैसा मैंने बताया कि जब केस नहीं थे तो डर था, और जब केस आ रहे हैं तो डर खत्म हो गया है। तो जनता को समझना पड़ेगा कि आपके ऊपर पेनाल्टी थी तो आप पान पूजा खा के थूक नहीं रहे थे। अब आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, अपनी छोड़िए दूसरों के लिए, आपको पुड़िया खा के थूकने की प्रवृत्ति के ऊपर लगाम लगानी चाहिए। बिना जरूरत के घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। काम हो काम करो, काम करके आओ। चौराहों पर बैठ के आपको बातें करते हुए शाम नहीं गुजारनी चाहिए। एक डिसिप्लिन जरूरी है। क्यों ऐसा हुआ कि आज स्पेन में जो इतना ज्यादा वहां पे लोग मर रहे थे, आज वहां सब कुछ चालू हो गया। डिसिप्लिन, ये अनुशासन हमारे देश में एक सामान्य तौर पे जरूरी है, और हर बुद्धिजीवी का काम है कि खुद तो फॉलो करे ही, और हर आम इंसान को जिससे भी वो आमने सामने मिलता है उसको समझाने की कोशिश करे, और इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि ये भाई साहब क्लिनिक में आके बैठ गए, अरे हमें कुछ नहीं है, हमें नहीं करना है। अरे तुम्हारे चेहरे पे लिखा है, आपको पता है 40% पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक घूम रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक मतलब उनमें कोई लक्षण नहीं है। आप उनका 1 महीना बाद जांच कराते हो तो एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है, जो बताता है कि आपको 20 दिन पहले आपको इन्फेक्शन था। 20 दिन पहले इन्फेक्शन था, और आज आप बिल्कुल ठाट से घूम रहे हो। आपने 20 दिन में जाने कितनों को फैला दिया होगा, और आपको लगा कि आपको कुछ नहीं है। बच्चों का मामला ले लीजिए, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आपको लगता है कि बच्चे तो बिल्कुल ठीक है, सेफ है, घर में है, सेफ है। बच्चों में कुदरत की कृपा है, भगवान की दया है कि इस बीमारी के बहुत घातक लक्षण आम तौर पे नहीं मिलते हैं, अगर अनलेस एंड की कोई खराब चीजें ना हो, हार्ट प्रॉब्लम ना हो, बीपी ना हो या कोई। लेकिन बच्चा चूंकि स्वस्थ है, अगर कोरोना वायरस उसके अंदर है तो कोरोना वायरस साइज के हिसाब से कम नहीं है। रिसेंट स्टडी में यह पता चल चुका है कि बच्चे के अंदर उतना ही कोरोना वायरस है जितना एक एडल्ट में है, और वो मास्क नहीं लगा रहा है, वो फैला रहा है प्रेम से। तो चाइल्ड पेशेंट को भी हल्का नहीं समझिए, ठीक है। और जो एडल्ट है वो एसिम्प्टोमेटिक है, एसिम्प्टोमेटिक हो, आप क्यों नहीं डिसिप्लिन बेसिक मेंटेन करो। क्या कहा जा रहा है, काम बांध करके रखो यार, हमें नहीं पता किया। अब जैसे स्टूडियो का माहौल है, मैंने यहाँ पे आप बिल्कुल सेफ हैं, फिर भी हम लोग दोनों लगाए हुए हैं। ये एक जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को सबको एहसास करना चाहिए। हाथ, मुझे क्या जरूरत है,
आपको क्या जरूरत है अपना दोनों हाथ बांध के रखने की? ये हमें गलती से कुछ इधर उधर टच ना हो और सारी चीजें ना हो। तो ये चीज एक बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को समझें। डर, चिकित्सकों में डर क्या है कि इतने ज्यादा तेजी से इधर मरीज बढ़े हैं पिछले 20 दिनों में, लगभग रोज 40 से 50 हजार। भाई साहब, हर चीज की कैपेसिटी होती है। हमने 5 लाख बेड बना दिए, पर 15 लाख आ जाएंगे तो क्या करेंगे? कल की खबर थी कि जूनियर रेजिडेंट आपका स्वास्थ्य कर्मी है, 6 संक्रमित होगा लखनऊ में केजीएमसी में ड्यूटी करने के दौरान, और उनको बेड नहीं मिल रहा है। उनको बेड नहीं मिल रहा है, बेड हाउसफुल है। उनको हॉस्टल ले जाते हो तो समाज का जो रवैया है, उनका संगी साथी कि भैया इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ, क्या करें? तो और इसमें अगर ये तो डॉक्टरों के साथ हो रहा है, ये पब्लिक के साथ हो तो डॉक्टर को मारो पीटो, ये करो वो करो, अस्पताल। ये डॉक्टरों के हाथ में नहीं है, ये व्यवस्था है, आपको समझना पड़ेगा। और ये समझना, आज की तारीख में फिर हम लोगों ने आंदोलन किया, रायबरेली आईएमए ने, कि हम लोगों को इस तरह की व्यवस्था से बचने के लिए होम क्वारंटाइन का मतलब सब लोग जान चुके हैं, मतलब बीमारी के शक होने के दौरान 10 दिन अपने घर पे रहना, बंद हो जाना, किसी से मिलना जुलना नहीं, जिससे कि अगर इन्फेक्शन हो तो वो आगे ना फैले। तो होम क्वारंटाइन की व्यवस्था को सरकार ने धीरे धीरे मान लिया, और अब एसिम्टोमेटिक मरीज जो होम आइसोलेशन के लायक है उनको भी सरकार ने मान लिया। बात वो नहीं है, अब तो ये डर है जो कि सबके मन में होना चाहिए। बीमारी हुई, डरने की बात ये नहीं है कि 100 में से 80 ठीक है। डरने की बात यह है कि वो जो 20 हैं, वो 20 में कौन होगा ये नहीं जानते आप। लोग कहते हैं कि अरे इसके पहले टीबी से लोग मरते रहे हैं इससे ज्यादा। भैया, टीबी से मरते रहे, पर टीबी की जांच हो जाने के बाद, पता चलने के बाद 100% इलाज तो है। लोग कहते हैं एक्सीडेंट से लाखों लोग मरते हैं। एक्सीडेंट से जो मरते हैं वो लापरवाही से मरते हैं। एक्सीडेंट बचाने वाली चीज है, दुर्भाग्य है कि इतने लाखों लोग मरते हैं। एक्सीडेंट बचाने वाली चीज है। कोरोना अगर हो गया, एक तो आप बचाने की कोशिश जितनी कर ले, अगर हो गया तो इसका कोई सटीक इलाज अभी नहीं है। इलाज की पद्धतियां हैं, बहुत सारे इलाज है, सक्सेस है, लेकिन इसके कोई सटीक इलाज नहीं है। और ये राजा रंक, ये बड़ा प्रजातांत्रिक है। ये गरीब अमीर राजा रंक नहीं देखता, ये किसी को भी हो जाता है। अमिताभ बच्चन को भी हो जाता है, और मंत्री को भी हो जाता है, और एक रिक्शे वाले को भी हो जाता है, और किसी को भी हो जाता है। बीमारी से आपके अंदर अगर पहले से कोई रोग है, जैसे ब्लड प्रेशर है, या डायबिटीज है, या हार्ट डिजीज है, इस तरह की चीजें हैं, तो आपके ऊपर ज्यादा गंभीरता आ सकती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज कि लोग टेस्ट कराने से डरते हैं, टेस्ट न कराएं। टेस्ट कराना नहीं कराना ये बहुत सारी, अगर आपको जरा सा भी सिम्टम आया तो आप टेस्ट कराएं न कराएं। अगर आप टेस्ट न करा रहे हो तो आप क्वारंटाइन में चले जाइए, आप ध्यान रखिए, आप घूमिए फिरिए नहीं, इतना तो करना चाहिए ना। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों के लिए डर का वायस है, कि हम लोगों के लिए उचित व्यवस्था अभी नहीं हो सकती है, करोड़ों आदमियों के लिए नहीं हो सकती है। और ये एक अनुमान है कि मानकर चलिए, हर्ड इम्यूनिटी की बात होती है कि जिसमें कि 50% लोगों को इन्फेक्शन हो तो बचे हुए 50% बच जाए। बस सिर्फ ये है कि वो जो जिनको होगा, जो जा रहे हैं वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और वो अपना फर्ज निभाते हुए जा रहे हैं। ये सब थोड़ी दुखदायी बातें होती हैं, जिसकी वजह से भय व्याप्त। नहीं, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं मानता हूँ आपकी बात को कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी को मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हमारा भी काम है उस जिम्मेदारी को निभाना। और हम भी इस बात की अपील करते हैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से कि आप मास्क लगाइए, उचित दूरी बनाइए, और जो भी गाइडलाइंस आपको मिल रही है, आपने कहा गाइडलाइन परिवर्तित भी हो रही है, लेकिन जो भी गाइडलाइन मिल रही है उसका पालन करना चाहिए। आप हमारे संवाद कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इसी तरह से, जिस तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं, एक तरह से मरीजों की सेवा, आपकी सेवा को भी हम सलाम करते हैं। तो ये थे डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, जो हमारे साथ में सीधे जुड़े थे संवाद कार्यक्रम में। संवाद में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।